तो कल हम लोग देखे थे कुछ, उससे आगे थोड़ा बढ़िए। एक कल के विषय में एक और विषय बचा था, वो है प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लिखिए अगला एक मुद्दा लिख दीजिए, पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण, इसमें अंडरलाइन करके थोड़ा लिखिए। रोजगार में आरक्षण के साथ साथ पदोन्नति प्रमोशन में भी SC/ST वर्ग को आरक्षण दिए जाने के उपरांत यह विषय भी विवाद का विषय बन गया कि पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए या नहीं। पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर भी 2006 में 2006 में नागराजनवाद में विचार विमर्श किया। नागराजनवाद में विचार विमर्श किया और निम्नांकित तरीके से सैद्धांतिकरण किया, जिसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था पदोन्नति में भी किया जाना है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा कि मतलब मौलिक संविधान में ही SC/ST के लिए रिजर्वेशन थी और अन्य प्रविधि से शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए जाने का ऑप्शन था। इसमें स्टेट कुछ कर सकता है। विमेन के आधार पे करने का ऑप्शन है, जिसमें लोगों ने नहीं किया है अभी तक। बहुत ज़्यादा कुछ राज्य सरकारों ने ज़रूर किया है ना, और उसमें चूँकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स, उतना जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे हो नहीं पाता है। नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स ऐसी रही तो उन्होंने किया भी। ठीक है, और इसके बाद अब ये विषय सामने आया, कल हम लोगों ने जो देखा उससे आगे लोकसभा में हो भी गया पास। ये ऐसा मामला ही है कि लोग विरोध करके भी नहीं कर पाते। 3 ही लोग अगेंस्ट में थे और आज राज्यसभा की बारी है। तो अगर अगेंस्ट में जाएंगे तो चुनाव हारेंगे, सपोर्ट करेंगे तो जो लाया है वो चुनाव जीत जाएगा। ये अपने आप में है ना, तो ये सब पॉलिटिकल सब चीज़ें हैं।
तो वो तो होता है। खैर, हम लोगों को जो कल हम लोग देखे हैं गवर्नेंस के क्या चैलेंजेस हैं, उसके आधार पर इसको हमें देखना है और उसी तरीके से विचार बनाना है कि भाई जब तक हम लोग गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं। अब ये नया चीज़ है प्रमोशन में, तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने 85th अमेंडमेंट ले आए 2002 में, और इस तरीके से व्यवस्था किया सरकार ने कि हम लोग कॉन्सिक्वेंशियल बेसिस पर हम लोग प्रमोशन देंगे, है ना। तो ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर हम लोग पदोन्नति में आरक्षण देंगे, क्योंकि SC/ST का ऊपर सभी लेवल पर रिप्रेजेंटेशन का अभाव है। और चूंकि मौलिक संविधान में ये व्यवस्था है इसके लिए, तो ये भी वैलिड है, ये भी लॉजिकल है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी केस गया। अब ये जो बिल पास हो रहा है, या आज अगर राज्यसभा से हो जाता है तो बिना सर्वोच्च न्यायालय गए रहेगा नहीं, तो वो भी कुछ इस पे बताएंगे, फाइनली वो होगा, ठीक है। तो एक बार ऐसा हो जाने दीजिए, तो कुछ और डायमेंशन उसमें से निकलेंगे। कल तक के, आज तक के जो डायमेंशन थे हम लोगों ने कर लिया है। उसके पहले भी लोगों को पढ़ाया था 1-2 साल पहले कि भाई जब तक गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस नहीं करोगे तब तक चलेगा नहीं। अब वो सारे पर छपे रहेंगे। 2 साल 3 साल से मैं करवा रहा हूँ ये सब चीज़। जाति आधारित आंदोलन जब से शुरू हुआ है तभी से, अब तक आया नहीं था, अब छपा रहेगा, है ना। तो अभी भी बच्चे आते हैं वही कि सर आ जाता है ऐसा, तो सर यही सब कुछ हो जाए। अब अभी भी चीज़ें अगर कुछ इसमें कोई विद्रूप रूप लेती हैं तो एक बार और ये चैप्टर उठाएंगे आगे, ठीक है। अभी तक तो जो है वो सही है। तो प्रमोशन में कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये है कि भाई वैलिड है, ये हो सकता है। अब वैलिड क्यों है? क्योंकि मूलभूत संविधान में SC/ST के लिए दिया गया था, और रिप्रेजेंटेशन का जहाँ अभाव है वहाँ पे अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ये कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कोई मंत्रालय है, अगर यहाँ से रिक्रूटमेंट में मान लीजिए IAS के एग्जाम में आपने रिजर्वेशन दिया और कोई बच्चा बन गया अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, लेकिन इधर कहीं SC/ST है ही नहीं, है ना, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये कोई न्याय तो हुआ नहीं। चूंकि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, उद्देशिका का पाठ क्या है भाई, जो भी मुख्य धारा से पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो अगर एक संगठन को नजर डालें तो मुख्य धारा यहाँ पे है कि यहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इनमें होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है। तो ये प्रमोशन में भी होनी आवश्यक है, ये विचार बना। और ये भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ही लोगों ने विचार बनाया था, जब भी ऐसा होता है। हाँ जी, वो ठीक है, वो तो जनरल कैटेगरी का मतलब वो कोई डिफाइन थोड़ी है। SC/ST में से कोई क्षमता वाले हैं, जनरल कैटेगरी से आ जाएंगे। नहीं, आरक्षण की जरूरत इसलिए है कि वो मुख्य धारा से पीछे हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है। जॉन रॉल्स कहते हैं ऐसा कि भाई लोकतंत्र चलाना है तो आपको न्याय पे ध्यान देना चाहिए रादर देन की मेरिट पे। कल हम लोग ये सब बात किए हैं वैसे, तो उन सब चीज़ों पे अब आरक्षण क्यों, ये अभी समझ आएगा धीरे धीरे। प्रमोशन में क्यों आरक्षण, ये क्वेश्चन उठना चाहिए, है ना। ये इसीलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर लेवल पर कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं पाया गया लंबे समय तक, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिव्यू किया कि आज़ादी के इतने समय हो गए लेकिन टॉप ऑर्गेनाइजेशंस पे आज भी चीज़ें खाली हैं, तो वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे हम SC/ST सांसद ले रहे हैं, वो मंत्री बन जा रहा है तो यहाँ तो बैठ रहा है, लेकिन ऑफिसर नहीं है ना, तो फिर उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज एग्जीक्यूट नहीं होंगी, तो हम कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, कैसे हमारे विकास के प्रक्रम जो है छन छन कर नीचे जाएंगे। ये सारे लॉजिक इसके पीछे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, हालांकि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लिया, लेकिन इसको गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, अरे वो तो है, लेकिन योग्यता से ज्यादा यहाँ पे न्याय पे भी ध्यान देना है। बात ये समझो, फिलोसॉफिकल थोड़ा हो जाना है। योग्यता तो है ही है, और उसके बाद रेंज ऑफ सर्विस से अपने आप प्रमोशन होगा, लेकिन ऊपर नहीं हो रहा है तो थोड़ा तेज प्रमोशन इसका होगा। अब इसमें भी थोड़ा बुरा ये लगता है लोगों को कि जो SC/ST कैटेगरी से हैं वो थोड़ा तेजी से ऊपर चलेंगे, उनका प्रमोशन जल्दी होगा।
तो बाकी को थोड़ा ऐसा लगता है, तो इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फॉर द टाइमिंग अरेंजमेंट है, ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है, और ये न्याय को ध्यान में रखकर किया गया है। संविधान बनाने वालों ने जो सोचा, उद्देशिका में जो स्पिरिट है, ये उसके अकॉर्डिंग चीजें हैं। तो कोर्ट का जो इसमें ऑर्डर है वो ये है कि ठीक है, ये गलत नहीं है, उसका लॉजिक यही सब है। मुख्य लॉजिक ध्यान रखिए, टॉप लेवल पर रिप्रेजेंटेशन का अभाव, और हमारे संविधान में जो स्पिरिट है वो यही कि मुख्य धारा में लाना है, तो बिना इसके नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो SC ST का प्रमोशन है, ये मेरिट के कॉस्ट पर नहीं होगा, समझ गए? हाँ, मेरिट को नीचे करके नहीं होगा, ये कोर्ट का ऑर्डर है, और ये नागराजन याचिका में, नागराजन वाद में स्पष्ट कोर्ट ने ये संदेश दे रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए X, Y, Z 3 SC ST कैटेगरी से हमें मिल गए, तो हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि तीनों को प्रमोशन कर देंगे, हम इसमें देखेंगे मेरिटोरियस कौन है इसमें, है ना, ये देखेंगे। फिर हम मेरिटोरियस ही नहीं देखेंगे, ये देखेंगे रेंज ऑफ सर्विस किसका ज्यादा है, क्योंकि काम करने की मेरिट तो अनुभव से भी आएगी ना। जैसे काम करते हैं हम, तो गलती करके सीखते सीखते उसका हम संगठन की कार्य संस्कृति को समझ जाते हैं, कार्य करने आ जाता है, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हम दोनों को देखेंगे, इसलिए ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर मेरिट इक्वल है। अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो गया, ये तीनों इक्वल मेरिट के हैं, तो फिर ये देखेंगे ज्येष्ठ कौन है, मतलब बूढ़ा नहीं, नौकरी में आने के बाद बूढ़ा कौन है, रेंज ऑफ सर्विस किसका ज्यादा है। तो सिक्वेंशियल मेरिट के आधार पे फिर हम मान लीजिए कि वाई ये सबसे ज्यादा समय से इस पद पे था, तो कंपैरेटिवली इसको ज्यादा अनुभव है काम करने का, ज्यादा अच्छा है, तो वाई का प्रमोशन होगा। और अगर तीनों में मेरिट नहीं है तो प्रमोशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये स्पष्ट यहाँ पे ध्यान बना लेना है कि मेरिट के कॉस्ट पे प्रमोशन करने की बात नहीं की गई, और ये प्रमोशन वहीं पर टेक प्लेस करेगा, वहीं पर ये होगा जहां पर ऊपर पदोन्नति के आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात SC ST वर्ग के रिप्रेजेंटेशन का अभाव होगा। जहां पे ऑलरेडी पहले है वहां पे नल एंड वॉइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको स्टेबलाइज कर दिया। अब ये कोई नुकसानदेह नहीं है, चिंताजनक नहीं है, मेरिट कहीं जा नहीं रहा है। दूसरा, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो संविधान ये कहता है, जॉन रॉल्स समझाते हैं, और पूरी दुनिया इस पर चल रही है, अमेरिका में भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी चलाई जाती है, तो ये होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाल फिलहाल में एक IAS ऑफिसर ने केस किया कि भाई हमारा पदोन्नति करो ही करो, है ना, चूंकि हम इस कैटेगरी से आते हैं, हमारा भर्ती तो देखा गया उनका बैकग्राउंड, तो भाई रिक्रूटमेंट में हर एक प्लेस पे रिजर्वेशन लिया है, PT मेंस इंटरव्यू, उसके बाद जॉब क्लासिफिकेशन हर एक लेवल पर, उसके बाद अब प्रमोशन में भी डिमांड कर रहा है एज ए डिमांड। तो कोर्ट तो उस तरह का है ना, जैसे भाई हमेशा ऑफबिट साइड में जाता है, जब भी कोई मिस्टेक होगा तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा। तो कोर्ट ने से विचार व्यक्त किया कि ये तो हद हो गया, ये तो ज़्यादा है ना, और क्यों नहीं भाई इनके लिए भी कैप होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कैप लगाते हैं क्रीमी लेयर का, वो पेरेंट्स के लिए लगाते हैं। जैसे कोई रिजर्व कैटेगरी से है कोई, और वो अगर IPS हो जाता है तो अगले बार भी रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन वो पेरेंट्स अकाउंट होगा, है ना। ये भी अपने आप में एक लैकुना है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने सिर्फ विचार व्यक्त किया कि ये स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में हम इस पर विचार करेंगे, और कार्यपालिका को डांट लगाया कि देखिए ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इस नागराजन याचिका में कार्यपालिका को काम दिया गया था कि कौन कौन से संगठन में कहां कहां पर SC ST वर्ग के प्रतिनिधित्व का अभाव है, उसका आप रिपोर्ट देते रहेंगे। तो रिपोर्ट दिया ही नहीं, तो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो अल्टीमेटली ये कार्यपालिका का ढीलापन है, जिस पर कोर्ट ने इस तरह का विचार व्यक्त किया है। लिखिए जरा पहला पॉइंट्स में लिखिए क्या क्या इसमें मैटर है। पदोन्नति में आरक्षण
सही है। पदोन्नति में आरक्षण सही है, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण सही है क्योंकि ऐसे कई उच्च पद हैं जहां एससी एसटी का प्रतिनिधित्व, एससी एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। ठीक है। दूसरा, यह योग्यता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, यदि योग्यता बराबर हो तो ज्येष्ठता, सीनियरिटी के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए। पदोन्नति होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, हाँ, वो मतलब ही नहीं है ना, जनरल से इसको कंपेयर ही नहीं करना है। नहीं, एससी एसटी वर्ग में ही कंपेयर करेंगे और उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट है उसका प्रमोशन करेंगे, है ना। अगर सीनियर मोस्ट है लेकिन मेरिट नहीं है तो नहीं होगा, है ना, मतलब काम नहीं आता है, गड़बड़ है, चूंकि हम लोग उसका फिर वो भी देखेंगे कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रूल में क्या लिखा हुआ है। नॉट येट फिट फॉर प्रमोशन, आउटस्टैंडिंग, है ना, आउट ऑफ टर्न फिट फॉर प्रमोशन, क्या उसके लिए कमेंट क्या लिखा हुआ है वो भी देखेंगे, दोनों चीज। नेक्स्ट, किस किस संगठन में और कहां पर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में प्रतिनिधित्व का अभाव है, प्रतिनिधित्व का अभाव है, इसे कार्यपालिका के द्वारा समय समय पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है। पीटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए सारे पॉइंट्स ध्यान में आपके होने चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ छोड़ करके उपर्युक्त नागराजनवाद में 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने
2002 के 85वें संशोधन 85th अमेंडमेंट की न्यायिक समीक्षा करते हुए पदोन्नति में आरक्षण की पद्धति को, ऐसा लिखे, पदोन्नति में आरक्षण की पद्धति को सुदृढ़ परिष्कृत कर दिया था। ठीक है। फिर नीचे लेफ्ट साइड में एक सब टाइटल बना दीजिए, हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के विचार, इसमें डैश देकर लिख दीजिए, इसको पॉइंट पर नहीं लिखिए, ऐसे ही डायरेक्ट लिखिए। 2006 के बाद कार्यपालिका ने प्रत्येक संगठनों, मंत्रालयों व एजेंसियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं, इसका प्रतिवेदन है या नहीं, इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी एक याचिका पर, जिसमें वादी पिटिशनर याचिकाकर्ता ने सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती में भी आरक्षण का लाभ लिया था, और उसके द्वारा पदोन्नति में भी आरक्षण की मांग की जा रही थी, न्यायालय का यह विचार था कि यह उचित है या नहीं,
इसे स्पष्टतः तय नहीं किया जा सकता क्योंकि उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व है या नहीं यही स्पष्ट नहीं है। यही स्पष्ट नहीं है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई उप कानून नहीं बनाया बल्कि बाईलॉज नहीं बनाया बल्कि यह निर्णयन काट दीजिए। उप कानून नहीं बनाया बल्कि यह विचार प्रस्तुत किया कि ऐसी परिस्थिति में क्यों ना एससी एसटी वर्ग के संदर्भ में भी क्रीमी लेयर का निर्बंधन लगाया जाना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ छोड़कर न्यायपालिका को ऐसा इस वजह से कहना पड़ता है क्योंकि भारत में राजनीतिक कारणों से वोट बैंक व चुनाव जीतने के लिए आरक्षण को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और लोगों के द्वारा भी इसे सामाजिक न्याय का साधन मानने के बजाय रोजगार प्राप्ति का साधन समझा जाता है। रोजगार प्राप्ति का साधन समझा जाता है। पैराग्राफ छोड़कर उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद भी पदोन्नति में आरक्षण संविधान की भावना व न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है, किंतु कहां पर प्रतिनिधित्व का अभाव है, कहां पर प्रतिनिधित्व का अभाव है, इसके लिए
इसके लिए तत्काल अध्ययन शोध करके न्यायपालिका के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। तो कल कुछ प्रश्न जो लिखे थे आर्थिक आधार पर आरक्षण के संदर्भ में, या जाति आधारित सही है तो क्यों है, और आर्थिक आधार पर होगा तो क्या क्या कंडीशन चाहिए, उसी क्रम में एक प्रश्न और ऐड कर दीजिए। क्या आपके विचार में SC/ST वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। नागराजन वाद को ध्यान में रखते हुए अपने तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है। नेक्स्ट, किन वजहों से, अगला सवाल, किन वजहों से सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST वर्ग के संदर्भ में विशेषकर पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए क्रीमी लेयर के विषय को उठाया है। इस विषय पर उठाया है, फुल स्टॉप के बाद इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। ठीक है। तो ऐसा मत बोल दीजिएगा कि SC/ST वर्ग को बहुत फायदा हो गया है, अब जरूरत नहीं है ना, और हर जगह देने का क्या फायदा है ना। वो सारे लॉजिक जो हम लोग देखे थे पहले, वो सब इंटैक्ट बने हुए हैं। सिर्फ कार्यपालिका की गलती की वजह से है, क्योंकि संसदीय प्रणाली है। ये व्यवस्था किसने लाया? कार्यपालिका ने। मतलब संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका एक ही पार्टी हो जाती है। अभी भी ये चेंज हो रहा है, कौन ला रहा है? कार्यपालिका। एक्चुअल प्रैग्मेटिक, भी बच्चे जैसा बात नहीं, बुजुर्ग जैसा बात करना है ना। टिक मारना होगा तो संसद ठीक है, 124वां संशोधन ये वो, लेकिन मेंस में एनालाइज करने के लिए एक्चुअल में कौन कर रहा है? तो एग्जीक्यूटिव, क्योंकि संसदीय प्रणाली में अधिकतम विधेयक यही लाते हैं, दोनों एक ही पार्टी हो जाती है। तो उस केस में जब भी डांट लगाया जाता है इस तरह से, तो ये डांट उस इंडिविजुअल को नहीं है जो डिमांड कर रहा था, ये डांट कार्यपालिका को है कि आप कुछ बताते हो नहीं, ये डिमांड कर रहा है, इसको हाँ बोले कि ना बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है, और ऑलरेडी सक्सेसफुल है, IAS ऑफिसर है, तो क्यों ना इसके लिए कैप होना चाहिए। उनको ये माइंड में बात आया, बात कह दिया। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव को बताते हैं कि 85th अमेंडमेंट लाए हो तो काम भी करो। ठीक है, ये बात है। तो इसलिए इसी तरह से चीज़ों को बताना है।
इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। एक बात बताएं, आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं है। क्यों आप लोग इतना चिंता करते हैं? लाभ है ही नहीं एक्चुअल में, सिर्फ आईएएस के एग्जाम में ही थोड़ा लाभ है। अभी तो आ रहे हैं, अगला पॉइंट उसी पर, अगला मुद्दा वही है कि आरक्षण का सर पीटने से कोई फायदा है? दुनिया बदल गई और 20 साल में भारत और बदल जाएगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर है, कॉम्पिटेंट लोगों को लिया जाता है, प्राइवेट पार्टीज में नहीं है। हालांकि अभी कल लोकसभा में कुछ लोग कह भी रहे थे प्राइवेट सेक्टर में भी लाना चाहिए, उनमें भी होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप रेगुलेटरी स्टेट बन जाएंगे, आप फैसिलिटेटर नहीं हो जाएंगे, रेगुलेटर हो जाएंगे, तो यहाँ के लोग भी भाग जाएंगे, है ना। जैसे मलेशिया में कोई 45 लाख रुपए लेके चला जाए तो 16 साल के लिए एक ही बार में वीजा दे देता है। वहां जाके पाम ऑयल का बिजनेस करेगा, है ना। जो गुजराती भाई या राजस्थानी भाई जो भी बिजनेस यहाँ करते होंगे, अब ज्यादा तंग करेंगे उनको, यहाँ से भाग के वहां चले जाएगा। अपने सारे एंटरप्रेन्योर यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। बाहर से बस पैसा नहीं आएगा, ऐसे डूब जाओगे। ये संभव है नहीं, वहां पर रिजर्वेशन चलता है नहीं, आप उनको फोर्स अप्लाई कर नहीं सकते, और मैक्सिमम जॉब उनके हाथ में है, मैक्सिमम चीजें उससे हैं, तो फिर क्या इसका फायदा है। और वैसे भी सोचिए, SC/ST वर्ग को अगर आपने रिजर्वेशन दिया, सुनिए, और किसी को चपरासी बना दिया, मान लीजिए 60 साल तक चपरासी रहा, क्या फायदा हुआ। और LPG पैराडाइम के बाद अब अगला मुद्दा यही पढ़ने वाले हैं। 90 के दशक के बाद जो आर्थिक नीतियों में बदलाव हुए, उससे ST/SC वर्ग का बच्चा पढ़ लेता है। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया या IT में गया, थोड़ा कम मार्क्स में एडमिशन हुआ और उसको लोन मिल गया बैंक से, इसी वजह से मिला, पहले नहीं मिलता था। वो पढ़ा, वो गया, उसका 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए सैलरी मिलता है प्राइवेट कंपनी में। कहाँ आरक्षण के चक्कर में पड़ेगा वो, पढ़ा भले उससे, लेकिन जा करके प्राइवेट कंपनीज में जॉब करता है। अब उसका जो लाइफ है, एक बार कोई लेमन ब्रदर में जॉब करने लगा, आजकल गड़बड़ हो गया था, बीच में फिर से रिवाइव कर रहा है हालांकि, तो कोई माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल, गूगल, है ना, हैथवे इन्वेस्टमेंट, सिग्मा 6, ऐसी कंपनियों में कोई ITN चला जाए इस वर्ग का, तो वो तो ये प्लान करता है ना कि हमें कैलिफोर्निया में अपने फादर मदर को सेट कैसे करना है, और कैसे उनको, है ना, हम येलो स्टोन पार्क दिखाने ले जाएं, तो ये प्लान करता है। उसका लाइफ और ये रिजर्वेशन से प्राप्त का चपरासी का लाइफ, कितना लाइफ में अंतर है। तो आर्थिक नीतियों ने वो कमाल कर दिखाया जो हमारे सामाजिक न्याय की नीतियों ने नहीं किया। तो वो बहुत बड़ा लैंडमार्क है अपने आप में, और धीरे धीरे वही थ्रेट भी है। अगर सिर्फ आरक्षण के लिए देखें तो थ्रेट क्या है, तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट सब प्राइवेट पार्टीज के हाथ में चला जाएगा। हर दिन अखबार खोलिए, कुछ ना कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ से निकल के प्राइवेट सेक्टर में जाता है। पब्लिक सेक्टर में है भी तो सर्विस प्रोवाइडर या इंटरलॉक्यूटर या इंटर कनेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट पार्टीज है। लाइक रेल, ठेकेदार कौन है? प्राइवेट पार्टीज। वो जो परफॉर्म करेगा उसको मिलेगा। कोई हॉस्पिटल देख लीजिए सरकार का, पानी सप्लाई कौन कर रहा है? झाड़ू किससे लग रहा है? वहाँ पे नर्स का सप्लाई कहाँ से आ रहा है? मेडिसिन कौन देगा? तो ये सारी प्राइवेट पार्टीज में है। ऑलमोस्ट चीजें, जो भी चीजें आपको दिखती है, आप अभी चल के आए हो, रास्ते में झाड़ू लगा है, वो लोक निजी भागीदारी से लगा है। झाड़ू कौन कौन लगाया है? झाड़ू जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली प्लस अकॉर्ड, एक प्राइवेट पार्टी, एक सिविल सोसाइटी। परफॉर्म नहीं करेगी, हट जाएगी। अब वो जो एम्प्लॉय रखेगी, ऐसा कोई झाड़ू लगा रहा होगा जिसका व्हाइट कलर का पहना होगा, यहाँ लिखा होगा अकॉर्ड, और गाउन पहना होगा, पीछे लिखा होगा MCD, दोनों का एम्प्लॉय है। भर्ती क्या है अकॉर्ड ने, तो रिजर्वेशन के आधार पर भर्ती थोड़ी करेगा। तो जब ऐसे दिन है तो क्या रिजर्वेशन का ये है रेलेवेंस। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे ये अपने आप ये कहानी सेटल हो जानी है, क्योंकि राजनीति जिस तरह की है आप लोग देख ही रहे हैं। फिर अब 2-4 जाति जो बची हुई थी अब आंदोलन पे और खड़ी हो जाएगी, आर्थिक आधार पे होगा, पहले बवाल होगा, फिर ये होगा कि ऐसा है, इनको भी जाति पे ही कर दो। अगला स्टेप यही होने वाला है, बता देता हूँ मैं। और उसके लिए आंदोलन होंगे,
और जैसे ही आंदोलन होंगे भारत में, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आ जाती है। अब बलि प्रथा लेके आओ ना, हम बलि प्रथा चलाएंगे, कुछ मान लेगा, हाँ ठीक है ये बात सही, बलि होना चाहिए, हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से ठीक है, कोई लॉजिक लेके आ जाएगा चुनाव जीतने के लिए, ठीक है। तो इतना ना चीज ये सब हो जाएगा, सारी जातियां डिमांड कर देंगी, रिजर्वेशन खत्म, सारे लोग आंदोलन कर दे तो अपने आप में ही सबको देना पड़ेगा और अल्टीमेटली वो चैलेंजेस हो जाएगा। दूसरी तरफ से ये प्राइवेट प्लेयर्स इसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए ये कोई बहुत अब भारत के लिए ना, जो 50 साल के बाद का भारत है उसके लिए कोई बहुत इशू नहीं रहेगा। ये अभी 20 साल 15 साल के लिए सब टेम्परेरी फेज में ये सब है। हमारे यहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, इतना अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगा दूसरा प्राइवेट प्लेयर में, उसी कैटेगरी का कोई नहीं जाएगा, जाओ तुम्हारे यहाँ हम नहीं जाएंगे, रिजर्वेशन रखो अपना, राजनीति खत्म, बाकी चीजें खत्म। तो क्या है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप जैसे सही रास्ते पे चलने लगते हैं तो अपने आप बहुत सारा चीज ठीक हो जाता है। कंट्री को सही रास्ते पे रखना बस जरूरी है, तो ये सब चीज अपने आप चैलेंजेस मिट जाएंगे। और जैसे यूएस में कोई चैलेंज नहीं है उस तरह का हो जाएगा, ठीक है। यूएस में कोई भर्ती वर्ती में नहीं दिया जाता है, आप एग्जाम का तैयारी करिए, फीस भर देगी सरकार, टेस्ट प्रेप्स को सरकार देगी पैसा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हायर कर लीजिए, पैसा सरकार देगी, लेकिन रिक्रूटमेंट एक ही जैसा होगा, ठीक है। वो भी टाइम यहाँ धीरे धीरे होगा आगे। सबसे बड़ा चैलेंज एलपीजी है। आइए नेक्स्ट एक मुद्दा लिखिए, आरक्षण की नीति और वैश्वीकरण। आरक्षण की नीति और वैश्वीकरण, इसको अंडरलाइन कर दीजिए और लिखिए, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से आर्थिक न्याय के लिए आरक्षण को एक साधन माना गया। और जाति के आधार पर लोगों की पहचान भारत में सरल है, कल हम लोग बात किए हैं, लोगों की पहचान भारत में सरल है। इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंदिरा साहनी की याचिका पर इंदिरा साहनी की याचिका पर जाति आधारित आरक्षण को वैध माना। पैराग्राफ छोड़कर राजीव गांधी के युग से और 90 के दशक में
वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों ने इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती को प्रस्तुत किया है। इसके निम्नांकित कारण हैं। पहला, लोक क्षेत्रक, पब्लिक सेक्टर, लोक क्षेत्रक का आकार घटता जा रहा है ना। दूसरा, आज गवर्नेंस व गुड गवर्नेंस के दौर में बेहतर सेवा आपूर्ति के लिए सामाजिक और भौतिक अवसंरचनाओं के विकास की परियोजनाओं में लोक निजी भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। तीसरा, लोक क्षेत्रक में रोजगार के उतने आकर्षक अवसर नहीं हैं जितना निजी क्षेत्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट, आज स्किल डेवलपमेंट, आज कौशल विकास के दौर में अधिकतम नागरिकों के द्वारा स्वयं के उद्यम या स्टार्टअप करने और स्वयं के उद्यम एंटरप्राइजेस या स्टार्टअप करने और दूसरों को रोजगार देने के लिए उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट,
उद्यमिता विकास पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। पिछले 2-3 दशकों के अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि मुख्य धारा से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा भी भारी संख्या में निजी क्षेत्र में रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार प्राप्त किए गए हैं। पैराग्राफ छोड़कर, अतः वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीतियों ने उदारीकरण की नीतियों ने जितना लाभ पहुंचाया उतना सामाजिक न्याय के नीतियों ने शिक्षण व रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं किए। पैराग्राफ छोड़कर, फिर भी समाज के आखिरी व्यक्तियों के स्तर पर आरक्षण की नीति आज भी लाभदायक व प्रासंगिक है। किंतु आवश्यकता इस बात की है कि अवसंरचनात्मक विकास, कौशल विकास, कौशल विकास करके समाज के आखिरी वर्ग को भी मानवीय संसाधन में तब्दील किया जाए। मानवीय संसाधन में तब्दील किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक से अधिक उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके। ठीक है, ड्राइवर को इंग्लिश सिखा दीजिए, थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहनने सिखा दीजिए, थोड़ा मेहनत, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर दीजिए, कभी नहीं आपका आरक्षण लेने आएगा यहाँ पे, है ना। मैकेनिक बनने का जिसको चस्का लगता है अरेबियाई पेनिनसुला में, वो आरक्षण का लाभ लेने के लाइन में खड़ा नहीं होता है ना। तो ऐसे ढेर सारे मतलब मुस्लिम भाई और ऐसे जगह के जो कारपेंटरिंग, लेदरिंग, टेलरिंग जैसे चीज़ों में हैं, वो यहाँ पर बैठे रहते और उनको अगर कोई फ़ायदा थोड़ा सा मिल जाता, उससे ज़्यादा फायदा उनको अरेबियाई पेनिनसुला में जा करके कम ही समय में मिल जाता है। अब देने से भी नहीं आएंगे, न लेंगे। साउथ इंडिया अधिकतम मलेशिया में बैठा हुआ है ना। अधिकतम लोग, अधिकतम फ्लाइटें जो दुबई जाती हैं, मलेशिया जाती हैं, डायरेक्ट लैंड करेंगे दक्षिण भारत में। अब एकदम पेनिनसुला पर नीचे चलते चले जाइए, है ना, बॉम्बे, पुणे, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, आखिरी एयरपोर्ट तक आप जाइए, सारी फ्लाइट्स उधर ही जाएगी। इतने ज़्यादा लोग जाते आते हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं है इसका, इतनी अपॉर्चुनिटी है। तो ये 10-20 हज़ार का नौकरी करके इतना तमाशा करके क्या फ़ायदा होगा। इससे अच्छा है कि स्किल को प्रायोरिटाइज करें और धीरे धीरे ये सेटल डाउन भी हो जाएगा। लिखिए प्रश्न। क्या आप ऐसा मानते हैं कि आरक्षण की नीतियों की तुलना में नई आर्थिक नीतियों ने भारत को अधिक लाभ पहुंचाया है। यदि हां तो अपने तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये कुछ 15-16 आर्टिकल से रिलेटेड इश्यूज हैं और उनके इस तरह के विषय आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं, जो कल से लेकर हम लोग अभी तक देख रहे थे, है ना। जाति आधारित आरक्षण, आर्थिक आधार पर और तमाम चीज, प्रमोशन में, ये सारी बातें आने वाले समय में सब प्रश्न सब लाइव प्रश्न होंगे। ऐसे में कभी भी जाइए, एक्सट्रीम नेगेटिव आइडिया आप लिख सकते हैं ऐसे में, आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन कंक्लूड पॉजिटिव करेंगे आप। इसलिए नहीं कि मैं ऐसे वर्ग से आता हूं जो आरक्षण का लाभ लेता है, इसको व्यक्ति ऐसे जोड़कर नहीं लेना है। जॉन रॉल्स, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, वो लोकतंत्र और ह्यूमैनिज्म का जो समझ है, उसके आधार पे उसको आपको फेवर करना है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। इंटरव्यू में भी पूछें तो ऐसे भी सरकार के भक्त होने चाहिए आपको। तो सरकार कर रही है और आप वहां जाकर विरोधी हो जाएंगे, विद्रोही, तो बोलेंगे तो ये तो सरकार का आदमी लगता ही नहीं है। मतलब इंटरव्यू बोर्ड को बोलना पड़ जाए कि आप अभी से इतना सरकार की भक्ति क्यों है कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह पे मत करना, सब अब आया कि भ्रष्टाचार, तो इनको बोलना कि ठीक है, चलेगा, ये भी अच्छी बात है, होना चाहिए। कुछ चीजें जो सरकार में हैं और खराब हैं तो उसका शिकायत होना चाहिए, बाकी में उसकी भक्ति चाहिए, है ना, एकदम 100% भक्ति, और एकदम अंदर से भी ये समझ होना चाहिए और ठीक भी है। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी से अमेरिका में भी है, इधर भी है, दुनिया में हर सभ्य देशों में है ये।
तो ये चीज बुरा नहीं है। कंडीशंस इसमें बहुत है कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, ये है। तो ये एक जगह था जहाँ ढेर सारे फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स के आपको मिल जाएंगे। 17-18 में बहुत मैटर नहीं है, जैसे 18 में थोड़ा बात समझना से उपाधियों का अंत किया गया है। भारत में चूंकि इसके आधार पर सामाजिक न्याय नहीं मिलता था, बहुत सारे राय बहादुर, बाबू साहब, क्या क्या ब्रेव जेंटलमैन, और अंग्रेज आके और बना दिए ढेर सारा ब्रेव जेंटलमैन, है ना। तो इस तरह का राय बहादुर, ऐसा इसी में मुँह टाइट करके हम लोग ठीक हो गए, और वो सब बिजनेस करके चले गए, ठीक है। तो ऐसा जो है उपाधियों का अंत किया गया है। यहाँ पर 2 जगह पे उपाधि रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशनल और डिफेंस, तो प्रोफेसर, है ना, डीन, ये सब बात आप बोलते हैं। इन दोनों को थोड़ा मान्यता दिया गया है ना। इन दोनों से बहुत कुछ अच्छा होता है। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं टीचिंग उचिंग का, है ना, लेकिन हमारे भी टीचर रहे हैं, तो इनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और उसी वजह से किया गया है। इनका 7 खून माफ है। ऐसा ही डिफेंस में, तो जो भी ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर, तो नाम हम लिख सकते हैं, आप अपना चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं चलेगा, कोई उपाधि लेकर के आपको ढोना नहीं है ना। तो इसमें विवाद उठ गया कि जो पद्मा अवार्ड हम लोग देते हैं, ठीक है, पद्म भूषण, विभूषण, है ना, ये सब जो अवार्ड देते हैं, भारत रत्न, तो बाकी सब नालायक है, कुछ ही रत्न पैदा हुए हैं। तो इसके अगेंस्ट में उठा कि ये कोई उपाधि नहीं है, इसके आधार पर भेदभाव हो जाता है। भारत रत्न फलाना, है ना, तो कुछ फिल्म स्टार को भी मिला था पद्म श्री कमला हसन, तो भाई लिख देते हैं लोग ऐसा, उसके आधार पे एक स्पेशल स्टेटस हो जाता है। तो ये सब चीज ठीक नहीं है, तो इनको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। फिर केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मामला समझाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि एक्चुअल में ये पद्म पुरस्कार है, इट्स ए रिवॉर्ड, नॉट टाइटल। और कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल को रिपील्ड किया गया है, तो टाइटल हटाया गया है, उपाधि हटाया गया है, पुरस्कार नहीं। और स्टेट जो है वो लोगों को आगे बढ़ाए, है ना, नागरिकों में अच्छा काम करने का और से उनको मोटिवेशन मिले, इसके लिए पुरस्कार वगैरह देना चाहिए। और उपाधियों के अंत के नाम पर आप पुरस्कार का अंत नहीं कर सकते। तो पद्मा एक पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है। बालाजी राघवन केस है, और इसमें कोर्ट ने ये आइडिया दिया था, तो फिर से स्टार्ट भी हो गया और आज दिया भी जाता है। और जितने अच्छे संभले लोग हैं वो कभी नहीं लगा, जैसे तेंदुलकर कभी नहीं देखेंगे, है ना। ऐसे भी इस टाइप के लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, चेहरा एक ही जैसा रहेगा, जीतेंगे तो हारेंगे तो, 100 बनाए तो भी इतना ही, ऐसे ही चेहरा, 0 पे आउट हो गया तो ऐसे ही चेहरा। सौरभ गांगुली होंगे, 100 हो गया तो कुर्ता उर्ता फाड़ के एकदम कूद जाएंगे छत से, और अगर कम हो गया तो बैट उठ तोड़ देंगे। तो ये भी एक पर्सनालिटी का भी हो जाता है ना। तो ये जितने सक्सेसफुल लोग आपको दिखते हैं आज की दुनिया में, ये सब पादरी, मौलवी, ऋषि मुनि लोग हैं, भावनात्मक संतुलन वाले व्यक्ति हैं ये सब, ठीक है। जो भी एक्सट्रीम सक्सेसफुल दिखे उसमें कुछ कॉमन क्वालिटी होगी, एक जैसी क्वालिटी होगी। सिविल सर्विसेज में भी, इधर भी ऐसा ही है, यहाँ भी पास करने के लिए सब क्वालिटी चाहिए। इमोशनल बैलेंस, ये सब बहुत मस्ट। एक तो ऐसे ही लोग ठीक हैं, दूसरा इन लोगों को पुरस्कार भी दे देंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो कभी नहीं लगाएंगे भारत रत्न या कुरत्न। बाकी कुरत्न, हम भारत रत्न, है ना। तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा कभी नहीं देखेंगे। लोग भले रिस्पेक्ट करने में बोल दें, वो खड़ा होकर मना करेंगे, मत बोला करो ऐसा, है ना। तो ये है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। एक ही अपने आप में कंडक्ट है, और अगर कोई यूज करता है तो इसके लिए भी कोर्ट में केस हो जा सकता है। कोर्ट कुछ करेगी नहीं, क्योंकि पुरस्कार है, उपाधि नहीं है, लेकिन कोर्ट ये बोल देगी कि मत लिखो ना, ठीक है, आपको मान लिया, लिखो मत आगे से, है ना। प्लीड गिल्टी भी नहीं करवाएगी, इंस्ट्रक्शन देके छोड़ देगी, ठीक है, ये बात है। तो इसमें इतनी ही बात जानना चाहिए
पीटी के लिए कुछ काम आएगा, ये बहुत रेलेवेंट मैटर नहीं है जहाँ से मेंस के लिए क्वेश्चंस उठेंगे। और प्री में अगर आया तो ये सब बात, इतनी ही मिनिमम बातें जान करके बालाजी राघवन की याचिका और उसको टिक मार देना है। और कोई भी झोला छाप किताब से भी पढ़े होंगे तो ठीक है। और गवर्नेंस की बुक हम लोग देते हैं वेबसाइट पर, प्रीलिम्स के लिए भी किताबें हैं, उसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा मिनिमम बात। आर्टिकल 19 से कुछ मैटर है जहाँ से अभी भी बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, है ना। तो पहले तो ये जानना है कि आर्टिकल 19 का भाई मोटो क्या है। इससे पहले वाला जो अधिकार है ना, ये सब एम ही था। अब यहाँ से असली अधिकार शुरू हुआ है ना। ये सब 14, 15, 16 ये सब ऐसे ही है। क्यों ऐसे ही है? क्योंकि स्वतंत्रता, लिबर्टी का मैटर उधर नहीं है। लिबर्टी अपने आप में इतना क्षमतावान अधिकार है कि अकेले उसमें सारे मूल अधिकार समा जाते हैं। तो कांट इसीलिए कहते हैं कि लोगों के पास सिर्फ एक और एक मात्र अधिकार है, उसका नाम है लिबर्टी। ठीक है। और जॉन रॉल्स को देखेंगे तो उनके प्राइमरी गुड में एक गुड जो है प्राथमिक शुभ के लिए लिबर्टी को माना गया है ना। और दूसरों के अधिकारों की रक्षा, प्लेटो जैसे ये सब कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे प्लेटो के बिना, कांट के बिना, है ना, जॉन रॉल्स के बिना एथिकल लाइफ संभव ही नहीं है। तो एथिक्स शब्द आए ना तो इन लोगों का भूत नाचने लगता है, आत्माएं, लोग घूमने लगते हैं चारों बगल। इनके आइडियाज के बिना पॉसिबल नहीं है ह्यूमैनिटेरियन होना, डेमोक्रेटिक होना, लिबरल प्रैक्टिसेस का होना। ये सब टेस्टेड मिसाइलें हैं इन सबों की। तो ये रेफरेंस में आ ही जाते हैं। आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहाँ भी लोकतंत्र आया तो ऐसा, राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो लोक प्रशासन का तो कोई विज्ञान ही नहीं है, ये सब विज्ञान से लेता रहता है। इसको पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा। लॉ पढ़ेंगे तो भी ऐसा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो भी ऐसा होगा। तो कोई भी अगर आप ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ते हैं वहाँ पे ये सारी चीजें चली आती हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ से लिबर्टी के राइट्स हमारे होते हैं, जो मनुष्य का, जिसको ह्यूमन सेंस कहते हैं ना, ह्यूमन स्पिरिट, वो यहाँ से मिलता है। और इससे भी ज्यादा पावरफुल वो है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब इसको आप एक्सपेंड करते रहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने जितने अधिकतम डिसीजन दिए हैं वो इसी के लिए दिए हैं, है ना। तो अधिकतम निर्णय 19 के में क्या क्या चीज है भाई, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, अनआर्म्ड एसोसिएशन, लाठी भाला बर्छा लेके नहीं, अनआर्म्ड एसोसिएशन बना सकते हैं। कहीं पर रचने बसने रहने का अधिकार है, कोई बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। तो इस तरीके से एक ऐसा इसमें लिबरल प्रैक्टिस दिया गया है जो एज ए ह्यूमन हमें ये फेथ हो जाए कि हम लोग पशु से अलग हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, वी आर इनिशिएटर, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसके पीछे का सेंस यही है। बाकी वो इनिशिएटर नहीं है, पशु कुछ पहल नहीं करता है, जो है ना उसी में मर मरा जाना है। वो पहल करके कुछ हम एक घर बार बना लें, है ना, ऐसा कर लें। घर बार बनाएगा भी तो कोई उजाड़ दे, कबूतर कुछ किया दूसरा आके उजाड़ देगा, एक ने किया दूसरा उजाड़ देगा। कोई ह्यूमन हैबिटेट टाइप का नहीं बना पाता है। जैसे हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसमें फिर क्या कर्तव्य आ जाता है, सुनने का कर्तव्य। तो आप यहाँ पे आए हैं, कोई लाठी भाला बर्छा नहीं चल रहा था बाहर, सब ठीक ही था। अब यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे तो पानी पीने का व्यवस्था होगा। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि हम सभी पशु होते हैं और बगल में कोई नदी नाला बह रहा होता, तो इनमें से जो भी मतलब थोड़ा लोअर ग्रेड के होते, अपर ग्रेड वाले से थोड़ा डरते, है ना। तो अगर आप देखिए कि कोई भी, है ना, पानी एक घूंट पीता फिर पीछे घूम के देखता आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो डेवलप नहीं किया ना, उसको आर्टिकल 19 नहीं है। तो पशु और मनुष्य में अलगाव क्रिएट करता है, ये बहुत बड़ा विषय है। कहीं भी रहने बसने घूमने टहलने, अभिव्यक्ति, है ना, बिजनेस व्यापार करने, ये सब बड़ी बातें हैं। इसमें प्रॉपर्टी की भी वो थी, लेकिन वो धीरे धीरे अब सुपरसीड कर दी गई है। ठीक है, वो अब हमारे स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है वो। ठीक है, लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, हुक बहुत है इसमें। जैसे घृणा वाक्य, हेट स्पीचेस,
उससे रिलेटेड मैटर हो सकता है ना। कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो इसका क्या मतलब, हम कुछ भी बोल दें क्या, है ना, कोई इशारे कर दें, कुछ भी करें किसी के लिए, ये है। अच्छा, ऐसी अभिव्यक्ति फिल्मों में होती है और कोई व्यक्ति करता है, उसमें अंतर क्या है। पद्मावती ने इस मैटर को फिर से लाइव बना दिया, तो पद्मावती के मैटर पे इतनी सेनाएं सामने आ गई और बहुत सारा मैटर हो गया। फिल्मों में अभिव्यक्ति और ऐसे जो अभिव्यक्ति की जाती है उसमें क्या अंतर है। घृणा वाक्य के संदर्भ में देखें तो, है ना, हेट स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक तो ये कुछ मैटर आ गए। आईटी एक्ट ने कुछ इसको कर्टेलमेंट करने का काम किया, है ना। 2002 में सूचना तकनीक का एक कानून बनाया गया। उसका उद्देश्य यह था कि हम लोग सब कुछ ई करते जा रहे हैं, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, है ना। तो आईटी एक्ट बनाया इसलिए गया कि डिजिटल सिग्नेचर को वैधानिक मान्यता दिया जा सके, जो बैंकिंग हम करते हैं, खरीद बिक्री, उनको वैधानिक मान्यता दिया जा सके। इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको वैधानिक मान्यता दिया जा सके, एविडेंस के रूप में इस्तेमाल हो। आपके व्हाट्सएप पे कुछ भेजा जाता है, एविडेंस होगा वो। आप किसी को एसएमएस करते हैं, एविडेंस है, सोच समझ के करना चाहिए। आप लोग थोड़ा हो जाता है, कुछ भी लिखते रहते हैं या फॉरवर्ड, ये सब करने से पहले समझा करिए चीज़ों को। तो लीगल मैटर भी ये बन सकता है। इन सब को मान्यता देने के लिए आईटी एक्ट बनाया गया था। अब इसके आधार पर बहुत सारी अभिव्यक्ति जो की गई उसको इलीगल ठहरा करके हम लोग कर रहे थे ऐसा। जैसे मुंबई में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ लड़कियों ने लिखा फेसबुक पर, तो अरेस्ट कर लिया गया। अब ये किसी ने कार्टून कुछ बना दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, है ना। तो 66A और B सेक्शन जो है वो थोड़ा डेंजरस है, और उसमें इस तरह की बातें थी कि अगर, है ना, ऑनलाइन साधनों से अगर आप किसी को डिफेम करते हैं, चाहे वो ईमेल हो, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर हो, किसी भी तरीके से, तो उसको एफआईआर किया जा सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया जा सकता है। लेकिन ये आर्टिकल 19 से तो बड़ा नहीं होगा ना। आर्टिकल 19 क्या है, मूल अधिकार है, और ये एक कानून से आया हुआ व्यवस्था है। इस पर झगड़ा हुआ, कोर्ट ने इस पे अपना विचार बताया है, ये एक मामला हो सकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 का जो विषय है, ये आर्टिकल 105(6) से जोड़कर पूछा जा सकता है कि जैसे आम नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 विदेशी पे लागू होता नहीं है ना। तो कुछ आर्टिकल जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है ना। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को इसमें, वो और जो सांसदों को अधिकार है संसद भवन में बोलने के लिए, जैसे कल लोग कुछ भी बोल रहे थे किसी भी तरह के कास्ट लाइन पे या किसी को इंडिकेट करके, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उनको विशेषाधिकार दिया गया। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये ज़्यादा पावरफुल है कि वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरह से 3-4 विषय यहाँ पर हैं जहाँ से मुद्दे बनते हैं और प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और रेलेवेंट होते जा रहे हैं, है ना। इसलिए रिपीटिशन की भी संभावनाएं, 1-2 तो प्रश्न पूछे भी गए हैं पहले, तो इसमें से कुछ लिखे। तो आर्टिकल 19 से संबंधित मुद्दे, आर्टिकल 19 से संबंधित मुद्दे, ठीक है। पहला लिखे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणा वाक्य, हेट स्पीच। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणा वाक्य, हेट स्पीच, या हे वाक्य भी हिंदी में होता है। घृणा वाक्य ऑब्लिक हे वाक्य, है ना। डैश देकर लिखे, अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 का दार्शनिक आधार क्या है? क्वेश्चन मार्क, पॉइंट पॉइंट पे लिखिए इसको। दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स क्या है? पहला, यह मानव में मानवीय गरिमा की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक है। दूसरा, यह मानवीय आवासीय व्यवस्था में, ह्यूमन हैबिटेट में, मानवीय आवासीय व्यवस्था में मनुष्य को सोचने, समझने, विचारशील बनने का अवसर देता है, अर्थात पशुओं से मानव को अलग करता है। सी, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता, लिबर्टी, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता, लिबर्टी सबसे बड़ा अधिकार है। कांट के द्वारा ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, जॉन रॉल्स ने अपने प्राथमिक शुभ में लिबर्टी, जॉन रॉल्स ने अपने प्राथमिक शुभ की विचारधारा में, प्राइमरी गुड की विचारधारा में लिबर्टी, स्वतंत्रता को सबसे पहला और प्रमुख शुभ का तत्व माना है। शुभ का तत्व माना है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन में स्वतंत्र सत्ता, कॉमा मैं की सत्ता, मैं को इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिए, स्वतंत्र सत्ता, कॉमा मैं की सत्ता प्रदान करता है। ठीक है। नीचे फिर लेफ्ट साइड में एक सब टाइटल दे दें।
ये सारे विषय हैं जो इसके वजह से हमने ये अपनाया। ये इसका फिलॉसफी है, इसके पीछे का कारण है। अगला पॉइंट है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके कई पहलू हैं। ऐसे में लिखेंगे, जीएस में भी लिखेंगे, अपने ऑप्शनल में तो लिखेंगे ही, तो कई ऑप्शंस को या इंटरव्यू में भी बोलेंगे, तो वहाँ के लिए भी एक बार में काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लेफ्ट साइड में। क्या अनुच्छेद 19 आत्यंतिक एब्सोल्यूट अधिकार प्रदान करता है? एब्सोल्यूट अधिकार प्रदान करता है? पॉइंट्स में जाइए। से पहले कुछ लिख दीजिए, एक लाइन। अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्बंधन से मुक्त नहीं है। निर्बंधन से मुक्त नहीं है। अर्थात यह सापेक्षिक है ना कि आत्यंतिक, रिलेटिव है ना कि एब्सोल्यूट। अनुच्छेद 19 को निम्नांकित आधारों पर निर्बंधित किया जा सकता है। पॉइंट्स में आप जाइए। निम्नांकित आधारों पर निर्बंधित किया जा सकता है। पहला, देश की एकता व अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, कानून एवं व्यवस्था, नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, कानून एवं व्यवस्था का बिगड़ना। नेक्स्ट, आंतरिक विप्लव, इंटरनल इंसर्जेंसी। नेक्स्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। यहां पे नीचे एक नोट लिख दीजिए। अनुच्छेद 352 के तहत, 352 के तहत यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण, यदि युद्ध, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त हो जाता है।
विधारित हो जाता है, रिपील्ड हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, मुअत्तल हो जाता है ना? किंतु सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है तो अनुच्छेद 19 बना रहता है ना? पीटी में कहीं काम आ जाएगा, तो इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, है ना? पहले जो स्थिति थी, यानी 44वें संशोधन से पहले, ठीक है, 1978 से पहले, उसमें आर्म्ड रिबेलियन के जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था, आंतरिक, है ना? इन तीनों पर ही आर्टिकल 19 खत्म हो जाता था। अब थोड़ा सा ये चेंजेस हो गए। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए और लिखते रहिए ABCD जो लिख रहे थे। कब कब निर्बंधन हो सकता है? तो देश की अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था का बिगड़ना, आंतरिक विप्लव। आंतरिक विप्लव का मतलब हम कैसे भी ब्लास्ट हुए हों, इंसर्जेंसी, मारकाट हो गए हों, उसके रूप कुछ भी हों, ठीक है? और इसमें ऑब्लिक देकर लिख दीजिए काउंटर इंसर्जेंसी, है ना? प्रतिरोधात्मक विप्लव। इसी में आंतरिक विप्लव के जगह पर ही ऑब्लिक देकर लिख दीजिए काउंटर इंसर्जेंसी या प्रतिरोधात्मक विप्लव। ये कौन करेगा? सरकार, पुलिस वाला। जैसे एक बार असामाजिक तत्व बम फोड़ दिए, उनके बम से बड़ा बम ले जाके हम फोड़े, पुलिस वाले, तो वो भी एक तरह से गड़बड़ है ना? उसको कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी। अगला पॉइंट लिख दीजिए अलगाववाद। अलगाववाद, हाँ, नेक्स्ट। सेपरेटिस्ट अप्रोच रखेंगे तो ये नहीं रहेगा वहाँ पे। तो जब मंतव्य क्या है, जाके अरेस्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना? नेशनल गवर्नमेंट को है, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में है आर्म्ड एंड एमिनेशन, है ना? और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना, प्रिवेंशन डिटेंशन, वो सेंट्रल लिस्ट में है। तो प्रधानमंत्री के विजिट अगर जम्मू कश्मीर में लगेगा, 300-400 लोग को हाउस अरेस्ट, है ना? घर ही में रहो, निकलो मत। जो वो सेपरेटिस्ट होंगे, अलगाववादी होंगे, तो उनके मूल अधिकार गए कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए अंदर ही रहो। तो ये सब काम करते रहते हैं। नेक्स्ट लिख दीजिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में अफ्स्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सैन्य बल विशेष अधिकार कानून के आधार पर, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अफ्स्पा, सैन्य बल विशेष अधिकार कानून, ठीक है? तो एक बार 1958 में हम लोग बनाए थे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, आज भी चल रहा है, 1-2 जगह हटा लिए मेघालय पहले से। फिर हमने 83 में बनाया था पंजाब के लिए, उसको ख़त्म कर दिए, पंजाब में शांति हो गया तो। और 1990 से JNK में है। अब ये भी एक विषय है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, 33 से 35 आर्टिकल की तरफ जब बढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कैसे रहना चाहिए, पत्थरबाजी हो रही है तो कैसे ठीक होगा, है ना? पैलेट गन नहीं चला के मिर्ची गन चलाना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय इसमें हम लोग देखेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं। और ये में भी आ जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी में, और आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में 14वां जो टॉपिक है वहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाइए, अगला पॉइंट। किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, संधि, इत्यादि को क्रियान्वित करने के संदर्भ में यदि उसका संबंध नेशनल सिक्योरिटी से है, नेशनल सिक्योरिटी से है, राष्ट्रीय सुरक्षा से है,
और आखिरी शब्द लिख दीजिए हेट स्पीच, हेय वाक्य, हेट स्पीच। इसके आधार पर भी हम करते हैं निर्बंधन, हेय वाक्य, है ना। अब लेफ्ट साइड में लिखिए हेट स्पीच क्या होता है, छोटा सा सब टाइटल। अभी तक हम लोग जाने कि इसका फिलॉसफी क्या है, फिर हमने ये भी देखा कि ये क्या ऐसे ही दे दिया गया है, इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता क्या, तो कोई भी लगा देगा। लॉ एंड ऑर्डर पे आप ही लोग डीएम बनोगे, 144 धारा लागू करा के 4 लोग इकट्ठे मत हो, 145 लागू करके आर्म्ड असेंबल्ड मत हो, लाठी डंडा भाला लेके इकट्ठे मत हो, ऐसे हो सकते हो, ठीक है। तो कोई भी कर देता है, ये सब वजह है। हे वाक्य क्या है, इसमें लिखिए ऐसी अभिव्यक्ति, कॉमा इशारे, शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, है ना। इंटोनेशंस, इंटोनेशन मतलब होता है शब्दों के उतार चढ़ाव, है ना। दिल में एक लहर उठी है अभी, ऐसा है ना, दिल में एक लहर, फिर लहर दूर से, है ना। कोई एक शब्द पे जोर देना, है ना। इंडिया में बहुत ऐसा चीज है, मान लीजिए कास्ट लाइन पे, स्ट्रेटिफिकेशन के लाइन पे किसी एक शब्द पे जोर दें हम, है ना, वो भी हेड स्पीच में काउंट हो। इंटोनेशंस क्या क्या लिखे, ऐसी अभिव्यक्ति, कॉमा इशारे, शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, इंटोनेशंस, है ना, तथा संकेत, तथा संकेत जो किसी दूसरे नागरिक ऑब्लिक मानव मात्र की गरिमा व आदर के विरुद्ध हो, उसे हेट स्पीच कहते हैं, उसे घृणा वाक्य कहते हैं, है ना। मतलब कोई इशारे भी कर दिए ऐसे जो अच्छा नहीं है किसी महिला के लिए, किसी कास्ट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, तो वो सब इसमें काउंट होगा। बहुत सारा चीज इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है ना। अब फिर ये बात उठ जाता है, फिर कोर्ट का मसला हो जाता है कि एक्चुअल में ये है कि नहीं है ना। तो फिर वो कुछ लीगल पॉइंट्स इसमें आ जाता है ना, ठीक है। तो इसको एक जनरल व्यू में आप रखिए, पैराग्राफ छोड़कर। फिर से लिखिए लेफ्ट साइड में, फिल्मों में अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में अंतर, फिल्मों में अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में अंतर। अब इसको पॉइंट्स में लिखिए डैश देकर। पहला पॉइंट, भारत के संविधान में फिल्म, मीडिया व अन्य किसी भी संपर्क सूत्र के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। बी,
अनुच्छेद 19 में वर्णित अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और फिल्मों में अभिव्यक्ति या मीडिया में अभिव्यक्ति के बीच अंतर नहीं किया जाता है। में बीच सामान्यतः ऐसा शब्द डाल दीजिए। अभिव्यक्ति में सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है, किंतु किसी नागरिक के द्वारा की गई व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, पीछे थोड़ा एग्जॉस्ट ऑन कर दीजिए, एक एग्जॉस्ट ही चलाइए, उसको छोड़ दो उसको, उधर इधर वाला चलाओ। एक तो देखो एडॉप्ट करो, आवाज कितना है, थोड़ा देर रहने दो। क्या लिखे हैं? किसी नागरिक के द्वारा की गई व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती और उसे तत्काल निर्बंधित किया जा सकता है। किंतु फिल्मों में अभिव्यक्ति में यदि हेट स्पीच भी शामिल है, यदि घृणा वाक्य, हे वाक्य शामिल है, तो भी उसे तत्काल निर्बंधित नहीं किया जाता। इसके निम्नांकित कारण हैं। अब इसी में एबीसीडी कर दीजिए। इसके निम्नांकित कारण हैं। है ना? पहला, फिल्में समाज की दर्पण होती हैं और सामाजिक बुराइयों को उसमें दिखाना जरूरी है। समाज की दर्पण होती हैं और सामाजिक बुराइयों को उसमें दिखाना जरूरी है। दूसरा, फिल्मों के लिए पहले से ही सेंसर बोर्ड, फिल्मों के लिए पहले से ही सेंसर बोर्ड और प्रमाणीकरण के संस्थान होते हैं। सर्टिफिकेशन के इंस्टीट्यूशन या सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है, प्रमाणीकरण के संस्थान होते हैं। जो घृणा वाक्य होने पर पहले से ही एडल्ट ए सर्टिफिकेट
ये प्रमाण पत्र देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ छोड़कर। अतः इन अर्थों में फिल्मों में अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के बीच अंतर किया जाना चाहिए। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में लिखिए, क्या पद्मावती में हेट स्पीच शामिल था? क्वेश्चन मार्क। क्या पद्मावती में हेट स्पीच शामिल था? है ना, क्वेश्चन मार्क और लिख दीजिए। फिल्मों में अभिव्यक्ति को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से अलग करके देखा जाना चाहिए। है ना। दूसरा, कुछ समुदायों का यह तर्क था कि रानी पद्मावती की गरिमा के विरुद्ध अभिव्यक्ति या प्रदर्शन किए गए थे। तीसरा, फिल्मों में अभिव्यक्ति के लिए सेंसर बोर्ड ने इस कथा को मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास पद्मावत पर आधारित मानते हुए फिल्म का शीर्षक ही बदल दिया था। और यह घोषित किया था कि इसमें किसी महिला या किसी समुदाय के गरिमा के विरुद्ध विचार शामिल नहीं है। विचार शामिल नहीं। पैराग्राफ छोड़कर आता है,
घृणा वाक्य के नाम पर, घृणा वाक्य के नाम पर फिल्मों के निर्माण व प्रदर्शन पर रोक, निर्माता निर्देशकों के मूल अधिकार विरुद्ध है, विरुद्ध है ना। तो इसमें ये मैटर है कि इंडिविजुअल लेवल पर जब हम करते हैं वो अपने आप में साक्ष्य है। अब कुछ चाहिए नहीं है ना, ये गड़बड़ है, उसको तुरंत रोका जा सकता है, ये अधिकार नहीं है। लेकिन जहाँ पे साक्ष्य का जरूरत है या कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट दे रही है, वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। और फिल्मों में तो और भी नहीं, क्योंकि फिल्म में हम थोड़ा टॉलरेशन रखें। अगर हमारे यहाँ जातिवाद, अलगाववाद या कुछ गड़बड़ पाया जाता है महिलाओं के विरुद्ध, तो उसको दिखाएं लोग, तभी तो हम देखेंगे और तभी तो हम सोच बनाएंगे इस पे। कई बार फिल्में जो हैं लोगों की धारणाओं को बदलती हैं, विधायिका भी उस पर ध्यान देती है, न्यायपालिका भी ध्यान देती है, तो वो कभी कभी समाज का ध्यान आकर्षण करते हैं। इसलिए वहाँ पे कुछ हेड स्पीच भी है तो उसको सही है अगर आपके समाज में है तो। अमेरिका में एक पर एक खराब चीज़ लोग बना चुके हैं अमेरिकन लोगों के लिए ही। हमारे यहाँ गांधी जी के मतलब उनके अगेंस्ट में कुछ बोलना मुश्किल है, उनके मर्डर पर बन चुका है फिल्म। तो पद्मावती किस इसमें आते हैं, है ना, जिसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, वैसे भी फिल्म में नहीं था, आप लोग देखे होंगे, कोई इसमें शायद बच्चा नहीं होगा ऐसा। कोई देखे थे कि नहीं? अच्छा, सब देख लिए थे। तो ऐसा कुछ था नहीं और कुछ भी कर सकता है ना। और इसको थोड़ा लाइटली लेना चाहिए, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है इस पे। तो ये उस तरह की अभिव्यक्ति नहीं है जिसके लिए निर्बंधन के प्रावधान लगाए जाते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न लिखे। हाँ जी। ना, ब्यूरोक्रेट्स तो यार बोलना ही मना है। हेट स्पीच का स्पीच मना है, कहाँ चला गया? देखो, ऑल इंडिया सर्विस का एक्ट है 1951 का, नहीं बोलना है। कंडक्ट रूल है 1964 का, उसमें सिर्फ मना ही है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। राजनीतिक विचार नहीं रखने हैं, पॉलिटिकल मास्टर से पूछे बिना कुछ बोलना नहीं है, राजनीतिक दल को चंदे नहीं देना है, डूज एंड डोंट्स दुनिया भर का है। फिर ब्यूरोक्रेट्स बन गए तो आप क्या करोगे ये सब का, है ना। तो हेट स्पीच छोड़ो, स्पीचें नहीं है, पहले ये बताओ। अच्छा, इसका लॉजिक फिर क्या है? इसका लॉजिक ये होता है कि अब आप नागरिक नहीं रहे, अब स्टेट हैं ऑलरेडी, है ना, आपके लिए है ही नहीं है। और आपको इतना अच्छा कुछ मिलता है, यू आर नथिंग बट ए एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉयर के एक्सटेंशन हो, आईएएस बनते ही आप ये हो जाते हो। एम्प्लॉयर कभी विरोध थोड़ी करता है, या एम्प्लॉयर को अभिव्यक्ति थोड़ी होना चाहिए। जैसे घर में अगर पिताजी किसी के हेड हैं, उनको अभिव्यक्ति की क्या हो सकता है? उनको तो लोगों का सुनना है, वो तो स्टेट है ऑलरेडी। अब वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखे, वो भी हड़ताल पर बैठ जाएं तो लोगों का क्या होगा? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि स्टेट एक्टर को ये सारे राइट्स नहीं होते हैं। एंड बीइंग ए ब्यूरोक्रेट्स, आपके पहले से ही बहुत सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। और ये तो छोड़ दीजिए, घृणा वाक्य क्या वाक्य ही नहीं है। पॉलिटिकल मास्टर सदन के बाहर देता है तो उस पर केस चलेगा डिफेमेशन का। सदन में कुछ भी करेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा खिलाड़ी हो चुका है कि सदन में देगा, उसका वीडियो क्लिप बाहर दिखवाएगा और ट्विटर पे डालेगा, है ना। क्योंकि अब चेंज हो गया ना, दुनिया बदल रही है ना, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से ये सब कुछ ऐसे भी बाहर ही है, लेकिन वो तो दिखा रहे कि हमने ये कहा है, ये हमारा स्पीच है। आप बोलोगे तुम ये दिखाने के लिए इसमें क्यों बोलेगा? नहीं, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं। इसमें जो भावनाएं हैं आप उसको समझिए। हम तो वो अपने लोगों को बताने के लिए क्या, वैसे भी टेलीकास्ट हो चुका है ना। तो अल्टीमेटली वो पब्लिक एम्बिट में आ जाता है, कुछ कर भी नहीं पाते। तो बहुत तरह का हो गया। देखो क्या है कि सूचना तकनीक ने जिंदगानी बदल दिया है ना। मोबाइल ने लोगों का जीवन बदल डाला है ना। और एकदम
कयामत के दिन की तरफ ले जा रहा है तेजी से। बहुत सारा चीज पहले का तरीका, संविधान, प्रावधान, ये सब टूट जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है बहुत सारा। ठीक है, जैसे अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निर्बंधन है, कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया पे लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, मान लो इंडिया में किसी धर्म के लिए, जाति के लिए कुछ भी बोलना है, दुबई चले जाओ, वहां से जाकर बोलो, है ना, और फेसबुक दिखाएगा, लोग खूब लोग लाइक करेंगे, खूब बोलेंगे, पैसा भी मिलेगा, फेसबुक भी पैसा देगा कि इसका बहुत सारा है ना, इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। अब आपका कोई भी निर्बंधन का कानून यहाँ पे, कानून का एक सीमा है, सोशल मीडिया का कोई सीमा नहीं है। तो अब वो सबको उपाय क्या होता है हेट स्पीच को रोकने का, वो सब अभी करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न पे आइए। घृणा वाक्य से आप क्या समझते हैं? घृणा वाक्य से आप क्या समझते हैं? फिल्मों में प्रस्तुत घृणा वाक्य और व्यक्तिगत घृणा वाक्य, घृणा वाक्य में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट, क्या फिल्मों में घृणा वाक्य पहली नजर में ही निर्बंधन के योग्य है? निर्बंधन के योग्य है? पद्मावती के विचारों, पद्मावती के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। ठीक है, अब नीचे एक टाइटल बनाइए, घृणा वाक्य और सोशल मीडिया। ठीक है, अब आज टाइम अप हो गया है, कल देखते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या चैलेंजेस है, ये कैसे ठीक होगा और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न उठेंगे। घृणा वाक्य और सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक आया नहीं है घृणा वाक्य के लिए। अभी तो ये पूछे थे कि सोशल मीडिया जो है प्राइवेट इंटरेस्ट का सब बनता जा रहा है। ठीक है, तो अभी कल और देखते हैं इसमें। हाँ जी सर, कोई मूवी सेंट्रल बोर्ड से अगर प्रमाणित हो जाए तो फिर भी स्टेट उसके ऊपर बैन कर देते हैं कई स्टेट, तो इसका क्या आधार है? देखिए, वो आधार फिर वो नहीं लेंगे कि फिल्म खराब है, वो आधार लेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। राज्य की हाँ, तो फिर धारा 144, 145 लागू करके सिनेमा हॉल के आसपास उसको रोक लेंगे। वो सर जो सेक्शन 66A है सर, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कर दिया गया। लेकिन सर अभी कल के न्यूज़पेपर में था कि अभी भी इसके आधार पे केस तो होते ही हैं, लेकिन पॉलिटिकल चीज, देखो कोई चीज भी जो बाईलॉज बना है वो ये है कि राजनीतिक अभिव्यक्ति को बैन नहीं कर सकते। ये सच में किसी को कोई पोर्नोग्राफी, किसी का कोई गर्दन काट के फोटो में, ऐसे नहीं, किसी पोर्न फोटोग्राफ के साथ जोड़ के फोटो क्रॉपिंग करके लगा दे सोशल मीडिया में, केस हो जाएगा, उसी से होगा। सेक्शन 66 एक के आधार पे, बिल्कुल उसी के आधार पे, पॉलिटिकल थोड़ी हुआ ये तो आपने डायरेक्ट किसी के गरिमा के विरुद्ध काम किया। राजनीतिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। तो अभी 11 बजे प्रधानमंत्री जी को 1 लाख गाली दे चुके होंगे लोग, उस पर कुछ नहीं होता है, हालांकि वो भी ठीक नहीं है। अब केस कोई करे, लेकिन अब नहीं लोग करते हैं, ये सब एक गड़ा हुआ मुर्दा है। कुछ चीज उसको, कुछ बातें बताने लायक नहीं होती, कुछ बातें करने लायक नहीं होती, लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, लोग ऐसा कुछ से कुछ लिखते हैं, अब थोड़ा मन बढ़ भी जाता है ना,
जब क्या है कि स्टेट जो है उसमें से जो जुडिशरी अगर जब बहुत एग्रेसिव हो जाती है तो इंडिविजुअल बहुत पावरफुल हो जाता है, वो एग्जीक्यूटिव को बड़ा तड़पाता है। हम लोग उस एज में चल रहे हैं, न्यायिक सक्रियतावाद, अति सक्रियतावाद की वजह से कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा लेते हैं। वो ठीक नहीं है, लेकिन उसको लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ उस केस में याद रखते हैं। कल और देखते हैं।